हे गाइस, इट्स दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज के एपिसोड में हमारी जो पहली अपडेट आती है वो आती है हमारी द बेस्ट्रो द मैजिशियन नेमार जूनियर से। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना यार देखो, नेमार के रिगार्डिंग सर्टेनिटी है कि आई थिंक अगर उसके एंटराज की हम बात करें, उसके एजेंट की हम बात करें, उसके क्लोज सोर्सेज की अगर हम जिस तरह की स्टेटमेंट हम बात करें, वो तो साफ पता चलता है कि नेमार इस सीजन पीएसजी के साथ धुआंधार कर ही देगा। लेकिन देयर इज छोटा सा ही सही, एक अनसर्टेन सही, लेकिन है थोड़ा सा भी कि कहते हैं ना कि एक चिंगारी है वहाँ पर कि ठीक है, नेमार के रिगार्डिंग भी इस समर ट्रांसफर विंडो में कुछ हो सकता है। लेकिन आज के इस एपिसोड में अगर हम अपडेट की हम बात करें ना, तो एक ऐसा क्लब सामने निकल के आया है जो कि शायद से हमने अभी तक एक्सपेक्ट नहीं करा था, और वो है यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी। और कुछ सोर्सेज के हिसाब से एक्चुअली में जो टिप मिली है ना, वो इतनी ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। और टिप के हिसाब से एक्चुअली में मैनचेस्टर सिटी के ऑफिशियल्स नहीं बल्कि पेप ने भी यहाँ पर खुद पर्सनली यहाँ पर नेमार के साथ या फिर आई थी नेमार के एंटराज के साथ यहाँ पर कांटेक्ट में आए और इस पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर किया कि क्या नेमार इस समर मैनचेस्टर सिटी आ सकता है या नहीं। अब सबसे पहले तो हम कॉन्स की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या वो रीजंस है जो कि आई थिंक मेरे को लगता है कि बहुत क्लियर कट है कि ये डील नहीं हो सकती। देखो, पहली चीज़ तो ये है कि अगर हम खुद क्रिस्टोफर गैल्टर की हम बात करें ना, तो आई थिंक जिस तरीके से पीएसजी में थोड़ी चीज़ें हो रही हैं, शायद से कोच का से हो सकता है। तो डेफिनेटली अगर हम खुद इंटरव्यू की बात करें तो गाल्टियर तो लगा पड़ा है कि देखो, मतलब वो टैक्टिकल ही बता रहा है, टैक्टिकल इंसाइट दे रहा है कि मैं नेमार को 2 मिडफील्डर के आगे भी खिला सकता हूँ, या फिर मैं नेमार को एक्चुअली में मैं फॉरवर्ड लाइन में भी खिला सकता हूँ। नेमार एक ऐसा प्लेयर है जो कि मेरी टीम में बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेगा। तो एक रीज़न तो ये हुआ कि मेरे को लगता है कि कोच की प्रेफरेंस है कि नेमार यहाँ पर स्टे करे। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि नेमार की जो सैलरी है ना, अब देखो मैनचेस्टर सिटी को हमेशा एक अलाइन किया जाता है कि इन पे तो अंधाधुन पैसा है, लेकिन ये हम सबको पता है कि मैनचेस्टर सिटी ने पिछले कुछ टाइम में अपना जो वेज बजट है वो हमेशा काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन रखा है। और अर्लिंग ब्रॉट हालांड को साइन करने के बाद भी कहीं ना कहीं उन्होंने अपना वेज स्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं तोड़ा। और यहीं पर ही कहीं ना कहीं सिटी का ये मानना है कि नेमार अगर आता भी है ना, तो कम से कम भी उसको अपनी 50% वेज कट लेना पड़ेगा। मतलब देखो, पहली बात तो नेमार को कोई पीएसजी छोड़ने की चुल नहीं है, तो ये तो सही सी बात है कि पीएसजी को ही चुल है कि नेमार को सेल कर देते हैं, और इसलिए कहीं ना कहीं ट्रांसफर फी भी कुछ इतनी कुछ खास है नहीं। 40-45 मिलियन में ये पूरी डील निपट सकती है। लेकिन वेज कट नेमार एक्चुअली में ले क्योंकि ऐसा कोई इंसाइट है नहीं, ऐसा कोई इंसेंटिव है नहीं कि नेमार के पास कि वो मैनचेस्टर सिटी के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा वेज कट ले ले। तो ये चीज़ तो मेरे को लगता है कि होगी नहीं। दूसरी चीज़, अब बात करते हैं यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी की। अब पॉसिबिलिटी यहाँ पर देखो कुछ खास बड़ी है नहीं। मेरे को लगता है कि यहाँ पर ओवरऑल हमने जो 2 कॉन्स की बात करी है वो 80% ऑफ द स्टोरी यहाँ पर बयां कर देती है। लेकिन अगर एक बार को हम 20% पॉसिबिलिटी की बात करें तो वो ये है कि मैनचेस्टर सिटी एक्चुअली में जिस डील में जाती है एक सीरियस स्टेप पे जाती है। और अगर एक्चुअली में अगर रिपोर्ट्स के हम माने तो अगर कुछ टिप है ऐसी कि पेप गार्डियोला ने, या फिर हम एक बार ये भी मान के चले कि मैनचेस्टर सिटी के ऑफिशियल्स ने कुछ कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश की है, तो हम एक बार को ये तो मान सकते हैं कि मैनचेस्टर सिटी इस डील को एक्सप्लोर कर देगी। अब ये कंफर्म नहीं कह सकते कि वो नेमार को लेके आ ही जाएगी या नहीं, लेकिन ये तो कह ही देंगे कि ठीक है, नेमार के लिए वो एक मूव कर सकती है। बाकी खैर ये पीएसजी पर डिपेंड करता है और ये नेमार पर डिपेंड करता है। लेकिन इसी के साथ यार अब बात करते हैं अपने बड़े भैया से। और आई थिंक देखो, डियोंग और जिस तरीके से मैनचेस्टर की कहानी चल रही है ना, उसी तरीके से कहीं रोनाल्डो और मैनचेस्टर की कहानी भी चल रही है। पता है, आयरनी की बात ये और इंटरेस्टिंग बात ये है कि 2 ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डील्स और 2 ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जो कि टेन हैग के सिस्टम, टेन हैग के रीबिल्ड का सबसे बड़ा पार्ट होने वाले ना, उनमें 2 चीज़ें कॉमन है। पहली चीज़ तो ये है कि दोनों ही डील में, चाहे हम डियोंग की बात करें इस पर भी हम बात करेंगे, और अगर हम बड़े भैया की बात करें तो दोनों ही डील्स में यूनाइटेड का कुछ है ही नहीं से, मतलब कुछ अब कर ही नहीं सकते वो। और दूसरी चीज़ कॉमन ये है कि अगर इस डील के आउटपुट की हम बात करें तो उसमें यूनाइटेड का कोई सही नहीं है। उसमें इन दोनों ही प्लेयर्स पे डिपेंड करता है कि ये दोनों प्लेयर्स यूनाइटेड में आके खेलना चाहते हैं या नहीं चाहते। हाँ, मतलब रोनाल्डो तो ऑलरेडी यूनाइटेड में है, लेकिन अभी भी कहीं ना कि तुम मान के चलो कि प्री सीजन का पार्ट नहीं है, तो एक तरीके से अलग ही है। तो उसको कन्विंस खुद ही होना पड़ेगा या फिर कोई बाहर का आदमी आएगा। लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि यूनाइटेड ने कोई कसर छोड़ी है अभी तक, या फिर वो आगे अपना जो स्टैंड है उसको ढीला रखेंगे कि रोनाल्डो हमको नहीं चाहिए। उनका स्टैंड बिल्कुल सेम है कि रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड का ही पार्ट है। लेकिन चीज़ें यार अलग सी लग रही हैं। अब सबसे पहले अगर हम फैब्रिजियो की बात करें तो कल के एपिसोड में हमने ये पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर किया था कि बायर्न एक बार फिर से अपना जो एक इंटरेस्ट है, जो एक्सप्लोरेशन है, यहाँ पर वापस से रीइग्नाइट कर सकती है। लेकिन फिर
एक नहीं, मतलब ये तो एक साथ दो दो तीन तीन आके ऑफिशियल्स एक बार बयान देते हैं। यहाँ पर डायरेक्टर ने भी और यहाँ पर हायर ऑफिशियल ने भी कंफर्म कर दिया है कि बायर्न एक बार फिर से क्रिस्टियानो रोनाल्डो के केस को हम यहाँ पर क्लियर कर देना चाहते हैं कि हम क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए मूव नहीं करने वाले, क्योंकि फाइनेंशियली हम यहाँ पर इस तरीके की डील्स परस्यू नहीं करते। हाउएवर अगर हम फैब्रिजियो के रिपोर्ट की हम बात करें तो नीचे उसने एक चीज़ ये भी लिखी है कि जॉर्ज मेंडेस स्टिल यहाँ पर पुश कर रहा है। तो इससे यार दो चीज़ें तो हमको साफ पता चल रही है कि अगर जॉर्ज मेंडेस की हम बात करें तो अगर आने वाले टाइम की हम बात करें जाके हमको ये नहीं पता कि रोनाल्डो एक्चुअली में कब रिपोर्ट करेगा मैनचेस्टर यूनाइटेड में, तो अब से लेके उस टाइम तक अगर ऐसा टाइम आने वाला है जब रोनाल्डो रिपोर्ट करने वाला है, या फिर हम एक तरीके से कहेंगे कंक्लूजन स्टेज पे जब जाएगी, उस बीच जॉर्ज मेंडेस पूरा ट्राई करेगा कि बायर्न म्यूनिख यहाँ पर रोनाल्डो को साइन करे। और यार मैंने कल के एपिसोड में तुमको कहा भी था कि अब मैं दो ही आउटपुट देखता हूँ, एक तो या तो यूनाइटेड में रहेगा वो, या फिर एक्चुअली में वो बायर्न म्यूनिख में जाएगा। हाउएवर आई थिंक मेरे को यहाँ पे ये भी लगता है कि बायर्न म्यूनिख अपना स्टैंड इसलिए भी ढीला नहीं करना चाहती जरा सा भी, बिकॉज दे वॉन्ट कि रोनाल्डो यहाँ पर पे कट ले। अब तुम कहोगे कि यार लाइक रोनाल्डो जैसे प्लेयर्स की हम बात करते हैं, जब रोनाल्डो मेसी प्लेयर्स की बात करते हैं तो फाइनेंशियल इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा पैसा आता है, जर्सीज बिकती है, सोशल मीडिया प्रेजेंस होती है। लेकिन एक चीज़ तुमको ये भी समझना पड़ेगा कि अगर स्पोर्टिंग वाइज देखें तो आई नो आई एम रोनाल्डो फैन बॉय, बट स्टिल हमको ये मानना पड़ेगा कि बायर्न को कुछ खास ज़रूरत है नहीं क्रिस्टियानो रोनाल्डो की इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। क्योंकि अगर हम नगल्समैन के इंटरव्यू की बात करें ना, तो उसने भी यहाँ पर ये चीज़ कहा है कि अगर लेवेंडोव्स्की जाएगा तो हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी एक ऐसा प्लेयर है जो कि सादियो माने, जो कि अगर हम गए तो लेफ्ट विंगर गए वो दिन, अब वो स्ट्राइकर पे भी, और ही इज़ वेरी वर्सेटाइल, स्ट्राइकर पोजीशन पे भी बहुत ताबड़तोड़ तरीके से खेल सकता है। प्लस यहाँ पर उन्होंने सर्ज ग्नाब्री का भी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर दिया है। तो ओवरऑल अगर हम स्पोर्टिंगली बात करें तो कोई इतनी खास अर्जेंसी है नहीं बायर्न म्यूनिख के पास कि ठीक है लेवेंडोव्स्की चला गया तो हमको यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो लेके आना ही पड़ेगा। लेकिन अगर जॉर्ज मेंडेस की हम बात करें तो वो तो भाई पुश करेगा ही। और आई थिंक मामला यहाँ पर यही है कि क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो बायर्न के फाइनेंशियल बिल में फिट करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि देखो मैं भी नहीं देखता कि रोनाल्डो बायर्न म्यूनिख के लिए वेज कट, एक बहुत बड़ा वेज कट लेने के तैयार हो। ये मान सकते हो कि अगर 400 वहाँ यूनाइटेड में कमा रहा है तो 370 कमाएगा, या 30 का ले लेगा, या ज़्यादा से ज़्यादा 350 का हो जाएगा। लेकिन कल को बायर्न म्यूनिख ये आके कहते कि नहीं हम तो 250 या 200 के आसपास देंगे, तो मेरे को लगता है कि बिल्कुल भी सेंस यहाँ पर नहीं बनाएगा। कल का भी मैं यही स्टैंड मेंटेन कर रहा था, आज भी मैं यही स्टैंड मेंटेन करूँगा कि चैंपियन लीग फुटबॉल इज़ मस्ट। लेकिन आई थिंक यहाँ पर रोनाल्डो यूनाइटेड में ही रुकना चाहिए। अगर नहीं रुकेगा तो ठीक है यार, मतलब सही गलत कुछ नहीं है इसमें, इट्स जस्ट कि उस प्लेयर की प्रेफरेंस है, उसका प्लेयर का अपनी लेगेसी है और उसका खुद का करियर है। लेकिन मैं पर्सनली यही चाहूँगा कि वो यहाँ पर यूनाइटेड में ही रुके। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़ी सी फ्रेंकी डियोंग की। भाई डियोंग का मामले में एक तो देखो सही बताऊं तो अब मैं इरिटेट हो चुका हूं, और आई थिंक मेरी तरह हर यूनाइटेड का फैन इरिटेट हो चुका है। लेकिन अगर इस पूरी स्टोरी में एक सडन यूटर्न की हम बात करें तो इंटरेस्टिंगली जहां बार्सिलोना ये स्टैंड मेंटेन करके रख रही थी कि हमको फ्रेंकी डियोंग तो सेल करना ही करना है, और सेल करने के लिए यानी कि देखो जो बायर्न म्यूनिख ने करा है कि उनको अपनी 18 जुलाई को बायर्न की टीम की प्रेजेंटेशन रखनी थी, तो उससे पहले लेवा को निकाल दिया। इतना मतलब इतनी चौड़ थी, और 2 दिन पहले बिल्कुल ढीला होकर सब बार्सिलोना के साथ बिल्कुल रफा दफा करके सब मामला निपटा दिया। तो एक्सपेक्टेड था कि बार्सिलोना भी सेम करेगी कि ठीक है। और ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही थी, खुद यहाँ पर जेरार्ड रोमेरो की हम बात करें या फिर बार्सिलोना के प्रो मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें, वो खुद इस चीज़ को मान रहे थे कि बार्सिलोना अब यहाँ पर फ्रेंकी डियोंग पे प्रेशर बना रहे हैं कि भाई तू यूनाइटेड का ऑफर एक्सेप्ट कर, क्योंकि और तो कुछ बचा नहीं है। बार्सिलोना यूनाइटेड में तो कब का जो एग्रीमेंट है वो हो चुका है। लेकिन यहाँ पर बार्सिलोना ने ये डिसाइड किया है, फ्रेंकी डियोंग तो खैर पहले से चाहता ही था कि वो प्री सीजन पे ज्वाइन करेगा बार्सिलोना की टीम को, यानी कि वो भी यूएस टूर में बार्सिलोना कैंप के साथ है। मतलब मेरे समझ में नहीं आ रहा कि क्या डियोंग के दिमाग में चल रहा है। मतलब खैर डियोंग का तो मतलब क्लियर है थोड़ा बहुत कि वो उसकी प्रेफरेंस यही है कि वो बार्सिलोना में रुकना चाहता है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर एट द सेम टाइम मेरे को ये भी लगता है कि यूनाइटेड की अगर हम बात करें पर्सनली, देखो यूनाइटेड चूतिया काम करता हुआ आया है, लेकिन अगर हम इस चेंज की हम बात करें कि जब एरिक टेन हैग आया है, ऊपर हमने फुटबॉलिंग ब्रेन्स लगाए हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पर वो 2-2.5 महीने लिटरली सिर्फ फ्रेंकी डियोंग के पीछे बिताएंगे, सारे भूल जाएंगे सारे काम, और फिर एट दी एंड ये कह देंगे कि नहीं हमारा तो चूतिया घट गया और फ्रेंकी डियोंग नहीं आ रहा। आई थिंक ये चीज़ जेडन सांचो से बहुत आगे की जा चुकी है। जेडन सांचो में तो फिर भी हमको एक टाइम पे पता चल गया था कि ठीक है अब नहीं आएगा। लेकिन अगर फ्रेंकी डियोंग की हम बात करें तो मेरे को लगता है कि एरिक टेन हैग के पास वो अश्योरिटी है। आई थिंक एरिक टेन हैग ने अपना प्रोजेक्ट बता दिया है, एरिक टेन हैग ने उसको कन्विंस कर लिया है। आई थिंक तभी यूनाइटेड यहाँ पर वही चीज़ है ना कि यार यूनाइटेड के हाथ में कुछ है ही नहीं। अब तुम सोचोगे कि यार एक्चुअली में अगर ऐसा है तो बार्सिलोना ने करा क्यों।
मतलब देखो, यूनाइटेड को पता है कि फ्रैंकी डियोंग लेके आना है, उनके लिए एक प्रायोरिटी है। बार्सिलोना को पता है कि उनको सेल करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर उनको प्लेयर रजिस्टर करने हैं, हाँ तुम में से काफ़ी लोग अब मेरी गांड ले लोगे कि भाई सेकंड इकोनॉमिक लेवर हम एक्टिवेट कर रहे हैं, बट स्टिल तुमको फिर भी अपना जो वेज बिल है उसको कम करना ही पड़ेगा। और फ्रैंकी डियोंग तुमको एक डायरेक्ट रूट देता है ये चीज़ करने का। तो फिर ये यूएस टूर पे प्री सीजन में लेके जाने की क्या है। अब मेरे को यहाँ पर ये लगता है कि बार्सिलोना ना यूनाइटेड के साथ एक अच्छा लॉन्ग गेम खेल रही है। वो यूनाइटेड पे ये साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तो लेके जा रहे हैं, और हम मतलब वो जो होता है ना कि लंबा गेम खेलना, मतलब चीज़ों को लास्ट बॉल तक लेके जाना, वो यहाँ पर बार्सिलोना करना चाहती है कि एक तरीके से हम यूनाइटेड पे साइकोलॉजिकली ये प्रेशर बना देना कि कल को यूनाइटेड खुद आके कह दे कि भाई तू डियोंग हमको दे और हम 17 मिलियन हम पे कर देंगे, हम पे करेंगे 17 मिलियन, तू टेंशन मत ले, हम पे करेंगे। ये बार्सिलोना कहीं ना कहीं वेट कर रही है और एक्सपेक्ट कर रही है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम यूनाइटेड की बात करें तो कुछ रिपोर्ट्स अब ये बता रही है कि यूनाइटेड भी मतलब उनको पता है, उनको समझ आ रहा है कि बार्सिलोना क्या करने की कोशिश कर रहा है, तो वो भी लास्ट दिन तक फिर इस ट्रांसफर विंडो की, चाहे हमारा प्रीमियर लीग का कैंपेन भी शुरू हो चुका हो, वो तब भी डियोंग का वेट करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि बार्सिलोना के साथ वो एग्रीमेंट हो चुका है। जो पंगा आ रहा है वो डियोंग और बार्सिलोना के बीच में, उसमें हमारा कोई से नहीं है। हम थोड़े अनलकी ज़रूर है, लेकिन हम चूतिया नहीं है कि हम 17 मिलियन, देखो यहाँ पर 17 मिलियन अगर यूनाइटेड ने पे करे ना तो अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन मैं डिसअपॉइंट हो जाऊंगा थोड़ा सा। मतलब ठीक है, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं हम फैंस, पर स्टिल इसका मतलब ये नहीं है कि हम बार्सिलोना के इशारों पे नाचने लग जाए और 20 मिलियन 17 मिलियन ऐसे पे करें, ऐसे कोई मतलब ही नहीं होता, कोई वैल्यू नहीं है। तो वो मैं समझ पाऊंगा कि ठीक है, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने पब्लिक अगर हम बात करें पब्लिक प्रेशर की हम बात करें, या फिर लाइक वो फ्रस्ट्रेशन के आते हैं यहाँ पर उन्होंने डियोंग के लिए पैसा पे कर दिया, बट दैट्स व्हाट बार्सिलोना एक्चुअली वांट्स टू डू। अगर डियोंग की हम बात करें तो डियोंग भी कहीं ना कि यूएस टूर पे जा रहा है, बिल्कुल हर चीज़ कर रहा है, वो भी सारे काम कर रहा है ऐसे जिससे वो बार्सिलोना को ये प्रूव कर सके कि देखो मैं नहीं जाने वाला जब तक तुम मेरी वेजेस नहीं देंगे। अब काफ़ी फैन बेस में तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि ये मान के चल रहे हैं कि ये चूतिया बना रहे हैं इंग्लिश मीडिया। अभी मेरे कल के वीडियो में भी एक्चुअली में किसी ने कमेंट किया था कि तुम ये क्यों नहीं समझ सकते कि फ्रैंकी डियोंग यूनाइटेड में खेलना ही नहीं चाहता। फ्रैंकी डियोंग नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि मान के एक बार इक्वेशन में से यूनाइटेड को तुम हटा भी दो, मैं कहता हूँ कि ठीक है वो नहीं खेलना चाहता यूनाइटेड में, लेकिन अब तुम इस चीज़ का आंसर तुम्हारे पास क्या है कि फ्रैंकी डियोंग को तुम बार्सिलोना में रख के करोगे क्या। तुम्हारे रिलेशन ख़राब हो चुके हैं पूरे, पैसे तुम्हें देने नहीं है, अगर देने होते तो अब तक दे देते। आई थिंक फ्रैंकी डियोंग एक ऐसा प्लेयर है ज़ावी के सिस्टम का जहाँ पर बार्सिलोना मेरे को लगता नहीं है कि अपने टर्म्स खराब करेगी फ्रैंकी डियोंग के साथ, अगर एटलीस्ट उनको उसके साथ अपना रिश्ता नहीं तोड़ना। और यहाँ पर यही चीज़ है, अगर यूनाइटेड नहीं है तो फिर बार्सिलोना को पूरा सर्कल घूमना पड़ेगा, चाहे चेल्सी के साथ फिर से नेगोशिएशन स्टार्ट करने पड़ेंगे, चाहे सिटी के साथ फिर से नेगोशिएशन स्टार्ट करने पड़ेंगे, और यूनाइटेड के साथ ऑलरेडी सब चीज़ एग्रीड है। तो आई थिंक काफ़ी लोग ये चीज़ मान रहे हैं कि नहीं 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 उसको चैंपियन लीग के, अरे भाई चैंपियन लीग ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड कि चैंपियन लीग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन मैं इस चीज़ पे भी बेट करता हूँ कि टेन हैग और यूनाइटेड को पता है कि डियोंग आएगा यूनाइटेड में। बस फ़र्क इतना है कि इस बार्सिलोना का जो गेम है ना, इसको देखना पड़ेगा लंबे टाइम के लिए, क्योंकि लेपोर्टा लास्ट बॉल तक लेके जाएगा। अब ये पता नहीं कि एक्चुअली में, देखो मैं सही बता रहा हूँ, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि यूनाइटेड सही में बकचोदी ख़त्म करने के लिए पे कर दे। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं थोड़ी सी पौलो डिबाला की। तो भाई डिबाला की कहानी भी इंटरेस्टिंग है। अगर शुरू से बात करें तो पहले यूवेंटस यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल लेके आती है, उसके बाद डिबाला उस कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल को लेके काफ़ी डिसअपॉइंट हो जाता है, क्योंकि जो पहले का था उन्होंने ऑफर दिया था रिन्यूअल पार्ट 2 में, उन्होंने अपने रिन्यूअल को कम कर दिया, यानी कि जो पहले 8+2 दे रहे थे अब उसको 6+2 कर दिया यहाँ पर। तो डिबाला उस चीज़ से डिसअपॉइंट हुआ, डिबाला ने कहा यूवेंटस को मैं छोड़ दूंगा। उसके बाद शुरुआत की हम बात करें तो टोटली एग्रीमेंट ऐसा लग रहा था कि होने वाला डिबाला और इंटरनेशनल में, लेकिन इवेंचुअली फिर इंटरनेशनल ने हमारे मोमेलो लुकाकू को साइन कर लिया और यहाँ पर इंटर रेस से बाहर। उसके बाद अगर नेपोली की बात करें तो नेपोली के अगर सिचुएशन की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन है, क्लियर चीज़ें नहीं है कि पैसों का मामला था, इमेज राइट्स का मामला था, लेकिन वहाँ पर भी एग्रीमेंट नहीं हुआ और नेपोली भी बाहर। उसके बाद भाई जो एजेंट है उसने ट्राई करा कि ठीक है चलो इटली से बाहर चलते हैं, बार्सिलोना को ऑफर किया, बार्सिलोना ने मना कर दिया रेस से बाहर, उन्होंने रफीनिया को ऑप्ट करा और डेम्बेले को रिन्यू करा। रियल मैड्रिड वाज नेवर एन ऑप्शन, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी अबंडेंस में प्लेयर क्वालिटी है। एथलेटिको मैड्रिड की बात करें तो उन्होंने भी कुछ खास तवज्जो दी नहीं। उसके बाद वो प्रीमियर लीग की हम बात करें यहाँ पर, तो प्रीमियर लीग में सबसे पहले आर्सेनल की बात हुई, बट आर्सेनल उस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पर रफीनिया और
यूरेन टिम्बर, लिसांद्रो मार्टिनेस वाली डील पे, यूरेन टिम्बर कह रहा हूँ, लिसांद्रो मार्टिनेस वाली डील पे वो भी ज़्यादा फोकस थे, और गैब्रियो हेजूस की डील उन्होंने साइन करी थी। उसके बाद अगर हम स्पर्स की बात करें तो वो रिचार्लिसन पे चले गए। यूनाइटेड की बात करें तो उन्होंने एरिक्सन पे ऑप्ट करा। तो घूम फिर के सारे के सारे जो क्लब्स हैं वो रेस से बाहर होते हैं। और डिबाला के लिए यार ऐसा है ना कि जैसे ईडन हज़ार्ड है, जो जनरल फैंस होते हैं ना, एक सॉफ्ट स्पॉट होता है यार ईडन हज़ार्ड के लिए कि यार ये बंदा बढ़िया है। ऐसी आई थी मेरे को लगता है कि डिबाला भी काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिव रिफ्लेक्ट करता है फुटबॉल फैंस पे। बट स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग है, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस पूरी डील को शायद से अब सीज कर सकती है जोजे मोरिनो की एएस रोमा। और यहाँ पे काफ़ी रिपोर्ट्स के हिसाब से डिबाला ने ऑलरेडी जो ऑफर है उसको एक्सेप्ट कर लिया है। सारे दरवाजे खटखटाने के बाद उन्होंने यही डिसाइड किया कि ठीक है, हम यहाँ पर सीरिया में ही रुकेंगे, और डिबाला यहाँ पर एएस रोमा का प्लेयर हो सकता है। 6+2 का यहाँ पर ऑफर होने वाला है। ठीक है, आई थिंक यूवेंटस की हम बात करें तो सिमिलर टू यूवेंटस है, बस एक थोड़ा सा ड्रॉबैक ये हो जाएगा कि अब चैंपियन लीग नहीं, एक्चुअली में यूरोपा लीग है। बट आई थिंक अगर जोजे मोरिनो के अंडर डिबाला चल गया तो ही इज़ गोइंग टू बी अ फन टू वॉच प्लेयर। और रोमा के अगर उस पर बात करें तो टैमी अब्राहम एंड पॉलो डिबाला, ये एक ऐसी पार्टनरशिप हो सकती है जो कि एक्चुअली में तबाही मचा सकती है। बाकी दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया हो। एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ एंड आई विल सी